हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स और फिजिक्स में स्थूल पदार्थों के गुण। आज हम पढ़ेंगे आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीईओ की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 2, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि इसका ऑप्शन सी सही है, जल में पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो इसका सही जवाब है घर्षण। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, तो इसका ऑप्शन डी सही है, तेल का तल तनाव पानी से कम है। क्योंकि जो तेल का तल होता है उसका तनाव पानी से कम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 8, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर पर दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इनके जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव और पानी की फिल्म की त्रिज्या और मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, तो उनमें से किस एक में अधिक तरंग वृद्धि होगी। इसका ऑप्शन सी सही है, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार। क्यों? क्योंकि चारों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, इसलिए इन सभी के यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि इस प्रकार इन तारों की तरंग दैर्ध्य वृद्धि इनकी लंबाई के समानुपाती और इनके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चारों तारों की लंबाई और व्यास का मान रखने पर विकल्प सी के तार की दैर्ध्य वृद्धि सर्वाधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो 1, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। 2, कोई मृदुपेय
का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। 3 स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। 4 बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते पृथ्वी पर नहीं उगते। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 1, 3 और 4, क्योंकि बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। जब हम केशिका नली को किसी दरु में इस प्रकार सीधा खड़ा रखते हैं कि इसका एक सिरा दरु की सतह के नीचे रहे और दूसरा ऊपर, तो प्राय दरु इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो दरु अधिक से अधिक इसके ऊपरी सिरे तक चढ़ता है, किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं। दरुओं का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। यह घटना दरु एवं नली के कणों के बीच परस्पर आसंजन बल के कारण होती है। प्रकृति केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। पेड़ पौधों की जड़ों की बारीक शाखाएं केशिका नलियों की भांति कार्य करके धरती से पानी और उसमें घुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल को ऊपर पहुंचाती है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है और तौलिया हमारे शरीर का पानी। केशिका क्रिया में दरु बिना किसी बाह्य बल की मदद के गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रा द्वारा मृदु पेय का उपयोग करने में मुख द्वारा सहायक बाह्य बल आरोपित किया जाता है। अतः प्रश्नगत कथन 2 सही नहीं है, जबकि अन्य कथन सही है। तो दोस्तों हमारा ये प्रश्न था, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो ऑप्शन ए केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, बिल्कुल सही है। 3 स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये भी सही है। 4 बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर कहीं नहीं उगते, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन बी सही है, केवल 1, 3 और 4 पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन ए है स्याही का सोखना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर पर चढ़ना, ये भी ठीक है। सूती कपड़े पर जल की बूंद फैलना, ये भी सही है। डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये गलत है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, डी। क्यों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, संजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी है। और क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं, एकमात्र कारण पूछा गया। वैसे ऑप्शन डी सही है, लेकिन इसने एकमात्र कारण पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑप्शन डी सही है। क्यों, क्योंकि पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, संसंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 13, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकाकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप दरु पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। दोस्तों इसका सही जवाब है वायुदाब में कमी के कारण, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम हो जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दबाव अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है। तो पॉइंट 1 दिया गया है लोगों के आवागमन के संबंध में, पॉइंट 2 है लोगों के जुड़ाव के संबंध में, पॉइंट 3 लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। तो अब इसमें देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो इसमें केवल हमारे 2 पॉइंट सही है। एक तो फर्स्ट लोगों के आवागमन के संबंध में, पॉइंट 2 लोगों के जुड़ाव के संबंध में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। लेकिन जो ऑप्शन 3 दिया है लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, ये रॉन्ग है। मोबाइल फ़ोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। तो दोस्तों अगर अचानक एकदम गिरावट आ जाती है तो ये प्रदर्शित करता है कि अब तूफान आने वाला है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। वायुदाब या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसम तूफानी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे 4 3 2 1 4 छिद्र दिए गए हैं। फव्वारे में कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या कारण है। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग के अनुसार यदि जल से भरी टंकी के बीचों बीच एक छेद कर दिया जाए तो जल की धारा सर्वाधिक दूर गिरेगी, किंतु प्रश्न में मध्य में कोई छिद्र नहीं है। छिद्र 2 पर जल स्तंभ का दाब छिद्र 3 की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इसे सर्वाधिक दूर जलधारा जाएगी। हाँ, तो इस चित्र में 4 छिद्र दिए गए हैं। जो बीचों बीच दिखाई देता है वो है 2 ही दिखाई दे रहा है वैसे तो इसमें, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एक तरल किसी सिलेंड्रिकल एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो इसमें चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। कैसे है वो भी देख लेते हैं। धारा रेखीय गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है और जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं परतों की गति बढ़ जाती है। इनकी जो स्पीड होती है किसी पाइप में वो बीच में सर्वाधिक होती है और पाइप के समीप होती है कम, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। तो इसका सही जवाब है एस्फाल्ट। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है।
एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। एस्फाल्ट कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित होती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, तो गलत दिया गया है। ऑप्शन बी, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, ये भी गलत है। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में क्या देगा? ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, ये गलत है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। झीलों एवं नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर स्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अंततः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता, सतही जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। झील की ऊपरी हिमशीतित सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में विद्यमान ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देती है, यानी कि विद्यमान ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित क्यों रहते हैं? इसका कारण पूछा है। तो ऑप्शन ए में है वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। बी, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, ये भी गलत है। सी, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार होती है कि वो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, जो इम्पॉसिबल है। डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, ये ऑप्शन डी सही है। शीतकाल में झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिसमें मछलियाँ एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहते हैं क्योंकि? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। क्वेश्चन नंबर 26, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है, घनत्व। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, तो इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होगा, अब की बार केल्विन दिया गया है, तो हम 273 में 4 को जोड़ लेंगे, तो इसका ऑप्शन बी 277 केल्विन सही हो जाएगा। इनके जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और केल्विन में होता है 277 केल्विन पर। क्वेश्चन नंबर 30, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, इसका कारण आर। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोहे का गोला पारद यानी कि मरकरी पर तो तैरता है, लोहे का गोला मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि मरकरी का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, जबकि आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है?
ऑप्शन ए दिया गया लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, जो बिल्कुल गलत है। लोहे का भार पानी से अधिक है और पारे से कम, ये भी गलत है। ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम, ये ठीक है। ऑप्शन डी पारा पानी से भारी है, बिल्कुल गलत है। तो लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? तो इसका कारण है लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम, यानी कि जिससे घनत्व कम होता है उस पर तैरती है, और जिससे घनत्व अधिक होता है उसमें नहीं तैरती बल्कि डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि? सुई की नोक नुकीली होती है। ऑप्शन बी जहाज सपाट होता है। जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार और उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। वे वस्तु जिसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती है, जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों ये प्रश्न आया यूपी पीसीएस मेंस 2012 में। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, पानी के बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। इसका ऑप्शन ए सही है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब हम कुएं से बाल्टी को खींचते हैं तो उसका भार बढ़ जाता है। इसका रीजन है आर्किमिडीज के पलवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम और पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु के ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है और यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 35, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार कितना होगा? तो दोस्तों जल में तो भार इसका 0 होगा। क्यों होगा इसका कारण भी देख लीजिए। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है या आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर और नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है तो जल में गुब्बारे का भार इक्वल टू हो जाएगा भार माइनस उत्प्लावन बल, यानी कि 200 माइनस 200 0, अतः जल में गुब्बारे का भार 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? दोस्तों इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 37, बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? इनके बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर या वेलोसिटी। तो इसका सही जवाब है डेंसिटी, यानी कि घनत्व। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है, इसी को बादल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी, घनत्व। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो इसका सही जवाब है डी, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व को सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ यूपी पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा में।
तो दोस्तों जो आइसबर्ग होते हैं वो समुद्र की सतह से कितने ऊपर होते हैं? जो अगर मान लो आइसबर्ग का टोटल 10 भाग है तो उनका केवल एक भाग ही ऊपर उठाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दिया 1/9, 1/10, 1/6, 1/4, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर टोटल 9 भाग है तो 9 पार्ट्स में से केवल एक पार्ट ही ऊपर दिखाई देगा, बाकी के 8 भाग नीचे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 यानी कि 1/9 पार्ट हो जाता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। इस हिसाब से तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यहाँ पे 1/10 लिखा है, इनके 10 का जो एक पार्ट है वो ऊपर और जो शेष रिमेनिंग 9 पार्ट्स है वो नीचे, तो ऑप्शन बी सही है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग। हाँ, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, इनके उतना ही रहेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव के स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, अधिक आसानी से तैरेगा। तो इसका सही जवाब है शरीर पानी में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी पर तैरता है, क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगा। इनके अगर घनत्व कम हो जाता है तो वह उसमें डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। क्योंकि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड और अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है, फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है और उसमें उत्प्लावक भी अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तली पर रहता है, समुद्र की तली में डूब जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि अभी बताया कि अगर घनत्व अधिक होता है तो जैसे अगर कोई जहाज पानी में घुसता है, जैसे नदी के पानी में अगर तैरता है कोई जहाज तो वह ऊपर उठेगा, लेकिन जब वह समुद्र के जल में जाएगा, और हम जानते हैं समुद्री जल नदी के जल से घनत्व अधिक होता है, इसलिए वह कुछ ऊपर उठता है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खंड शिक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इस टाइप की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सामने स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके 8430069852 पर स्क्रीनशॉट सेंड करें और पाए संपूर्ण विज्ञान, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल की पीडीएफ और वीडियो रोजाना प्राप्त करें और साथ में गणित की क्लास सब कुछ फ्री में ले। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।